पंचकर्म मतलब क्या? पंचकर्म क्यों करना चाहिए? क्या उसकी सच में आवश्यकता है? कोई भी बीमारी को जल्दी से ठीक करने के लिए क्या आयुर्वेद में कोई उपाय है? ऐसे कई सारे सवाल आजकल पेशेंट हमसे पूछते हैं और यस, उसके सही जवाब देने के लिए ही आज का यह वीडियो। पंचकर्म मतलब कि शरीर की शोधन प्रक्रिया, जिसे आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा कहा जाता है, जिसमें शरीर को पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हम लोग गाड़ी की टाइम के बाद सर्विसिंग करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरह से शरीर को भी अंदर से क्लीन अप करना, इसी को हम लोग पंचकर्म या फिर डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद एंड गर्भ संस्कार इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पंचकर्म में से विरेचन नाम की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विरेचन मतलब कि मेडिसिन देकर पेशेंट को मोशन करवाना, मेडिकेटेड पर्गेशन ऐसा भी उसे कहा जाता है। उसकी जो प्रक्रिया है वह वैद्यों के निगरानी में ही करनी बहुत आवश्यक होती है। विरेचन करने से पहले पेशेंट की पूरी तरीके से जांच करना, उसके दोष दुष्यों को समझना, उसकी व्याधि को सही तरीके से समझना, व्याधि की अवस्था कौन सी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वातावरण कैसा है, ऋतु कौन सा है, इन सभी का विचार करने के बाद अगर पेशेंट विरेचन इस पंचकर्म के लिए सही है, उचित है, तभी उस पेशेंट का विरेचन किया जाता है। क्योंकि विरेचन करने से पहले शरीर के दोषों का मूल्यांकन करना, उसकी अवस्था को समझना ये बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए विरेचन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वैद्यों की निगरानी में होनी बहुत आवश्यक होती है। अभी समझेंगे इस विरेचन को कैसे किया जाता है। विरेचन करने के लिए बेसिकली 15 से 17 दिन का टाइम पीरियड लगता है। उसमें 3 स्टेजेस में ये प्रक्रिया की जाती है: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हम लोग क्या करते हैं, 3 से 5 दिन तक पेशेंट को दीपन पाचन दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें कि नॉर्मल टैबलेट्स, चूर्ण, ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं, जिससे कि पेशेंट का जो अग्नि है, डाइजेशन फायर है, उसको बढ़ाया जाता है, उसे इम्प्रूव किया जाता है। दीपन पाचन करने के बाद आगे पेशेंट की अवस्था के अनुसार, पेशेंट के दोषों के अनुसार 3 दिन, 5 दिन या फिर 7 दिन तक पेशेंट को इंक्रीजिंग क्वांटिटी में घी पिलाया जाता है। ये जो घी होता है ना, वो भी मेडिसिन युक्त होता है। पेशेंट की अवस्था के अनुसार, पेशेंट के व्याधि के अनुसार और पेशेंट के बल के अनुसार हमको डिसाइड करना पड़ता है कि घी की क्वांटिटी कितनी है, घी की मात्रा कितने प्रमाण में देनी है और कितने दिन तक देनी है। इस तरह से 3, 5 या 7 दिन तक घी पिलाने से एक्चुअली शरीर में जो दोष होते हैं या जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, उन्हें शरीर के बाहर निकालना ईजी होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे किसी कपड़े को अगर हमें धोना है तो उसे 5 या 10 मिनट या आधे घंटे के लिए हम लोग सर्फ के पानी में भिगो के रखते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर की जो मिट्टी है या जो कचरा है वह लूजन अप होता है और जल्दी से उस कपड़े से वो गंदगी निकल जाती है। उसी तरीके से घी पीने से हमारे शरीर के टॉक्सिन जो है वो पिघल जाते हैं और उनको बाहर निकालना इजी हो जाता है। इस तरीके से घी पिलाने के बाद 2 या 3 दिन का विश्राम काल होता है। उसमें भी पेशेंट को एक्चुअली अच्छी तरीके से मसाज किया जाता है और स्टीम बाथ दी जाती है। उसी को आयुर्वेद की भाषा में स्नेहन और स्वेदन ऐसा कहते हैं। ये जो स्नेहन स्वेदन किया जाता है उससे कि जैसे हमने देखा कि घी पीने के बाद शरीर के पूरे टॉक्सिन जो है पिघल जाते हैं। जब हम लोग मसाज करते हैं बॉडी को और स्टीम बाथ देते हैं, उसकी वजह से जो पिघले हुए सभी दोष है वह कोष्ठ में आ जाते हैं, पेट में आ जाते हैं, जिससे कि हमें आगे उसको बाहर निकालना ईजी हो जाता है। जैसे कि घी का डब्बा जब ख़त्म हो जाता है तब हम उसे गर्म पानी में रख देते हैं, तो उसके पूरे आजू बाजू में लगा हुआ जो घी है वह पिघल कर नीचे एक जगह पे जमा हो जाता है। वैसे ही स्नेहन स्वेदन करने के बाद शरीर के सभी दोष जो शरीर में फैले हुए हैं, जिसे आयुर्वेद में शाखागत दोष कहा जाता है, वह सब एक जगह पे मतलब कि कोष्ठ में आ जाते हैं और फिर उसे विरेचन के माध्यम से बाहर निकालना ईजी हो जाता है। इस तरीके से पूर्व कर्म होने के बाद आगे आता है प्रधान कर्म, जिसमें कि दवाइयाँ देकर हम पेशेंट को मोशन करवाते हैं।
पेशेंट की व्याधि के अनुसार, उसके बल के अनुसार और उसके रोग के अनुसार हम लोग दवाइयाँ निश्चित करते हैं और जिस दिन विरेचन करना है उस दिन सुबह खाली पेट पेशेंट को वह दवाई दी जाती है। उसके बाद साधारण 1 से 1.5 घंटे के बाद पेशेंट को मोशन होना शुरू हो जाता है। 15 से 20 बार पेशेंट को मोशन हो जाते हैं। इस तरह से विरेचन हो जाने के बाद आगे संसर्जन क्रम होता है जो पश्चात क्रम में आता है, जिसमें पेशेंट को विरेचन होने के बाद आगे 5 दिन डाइट फॉलो करना होता है, जिसमें लघु, हल्का, सुपाच्य ऐसे आहार पेशेंट को हमारी तरफ से दिया जाता है और आगे के 5 दिन उसी आहार को सेवन करना आवश्यक होता है, जिससे कि जो विरेचन होने के बाद पेशेंट की अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है वह धीरे धीरे इम्प्रूव होने के लिए उसका फ़ायदा होता है। इस तरीके से 15 से 17 दिन में पूरी विरेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। ये जो विरेचन प्रक्रिया है नॉर्मली पित्त की व्याधियों में की जाती है, जिनको एसिडिटी है, पित्त की बीमारियां है, स्किन की तकलीफ़ है, इनफर्टिलिटी के पेशेंट, ओबेसिटी वाले पेशेंट, साइनोसाइटिस या माइग्रेन के पेशेंट, अस्थमा वाले पेशेंट, ऐसे बहुत सारी बीमारियों के लिए विरेचन एक बहुत अच्छा पंचकर्म ट्रीटमेंट है कि जिससे उनकी जो व्याधि है या उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक होने के लिए और फिर से ना होने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। विरेचन किसे नहीं करना चाहिए? जिन लोगों को अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर या डिओडिनल अल्सर, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं, रक्तस्राव होता है जिससे जैसे कि पाइल्स या फिशर की तकलीफ़, जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं जैसे कि बच्चे, बुज़ुर्ग लोग, उनको विरेचन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं विरेचन नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जिनको मानसिक विकार है या थोड़े मेंटली जो लोग स्टेबल नहीं हैं उनको भी हम लोग विरेचन पंचकर्म नहीं करवाते हैं। विरेचन यह जो पंचकर्म है खास करके शरद ऋतु में किया जाता है। शरद ऋतु में जो प्राकृतिक रूप से पित्त बढ़ा हुआ होता है उसे बाहर निकालने के लिए और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए शरद ऋतु में पंचकर्म में से विरेचन यह प्रक्रिया की जाती है। परंतु यदि किसी पेशेंट को कोई पित्त की व्याधि है तो पूरे साल भर में कभी भी हम लोग पेशेंट की अवस्था और उसके वैद्य ने उसको जांच करने के बाद कोई भी समय विरेचन यह प्रक्रिया की जाती है। तो इस तरह से अगर एवरी ईयर साल में एक बार अगर हम लोग पंचकर्म करते हैं या विरेचन पंचकर्म करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। यदि आपको आज का यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको आयुर्वेद के और कौन से विषय के बारे में जानकारी चाहिए वह भी कमेंट में लिख के भेजिए। धन्यवाद।